नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और हम सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की जनता में विधानसभा चुनाव के उत्साह की। वहीं हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनने पर खास रिपोर्ट। तो वहीं देखिए बढ़ते अपराधों पर देवभूमि उत्तराखंड में मचे घमासान की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। जम्मू कश्मीर चुनाव का वोटरों में उत्साह देखा जा रहा है। किश्तवाड़ के ऊंचे घास के मैदानों में चरवाहे लौटने लगे। चरवाहे समय से पहले अपने पैतृक गांव कठुआ की तरफ लौटते देखे जा रहे हैं। दरअसल इस बार मतदाता वोट देकर पाकिस्तान पर चोट करेंगे। मतदाता बॉर्डर से सटे इलाकों में उत्साहित है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर चुनाव का वोटरों में उत्साह। किश्तवाड़ के ऊंचे घास के मैदानों से लौटने लगे चरवाहे। चरवाहे समय से पहले अपने पैतृक गांव कठुआ की तरफ लौटते देखे जा रहे हैं। डोडा में भी वोटिंग का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोग। वोट देकर करेंगे पाकिस्तान पर चोट। बॉर्डर से सटे इलाकों में उत्साहित है मतदाता। पहले चरण में 18 सितंबर को होनी है वोटिंग। 18 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 3 चरणों में वोटिंग। 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को 3 फेज में वोटिंग। कठुआ जिले की 6 विधानसभा सीटों के साथ उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला और बांदीपोरा जिलों में बढ़ी हलचल। जम्मू क्षेत्र के उधमपुर, सांबा और जम्मू जिलों में फैली 34 सीटों पर आखिरी फेज में वोटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन का समय बचा है। केंद्र शासित प्रदेश के लोगों में इस बार वोट डालने के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल सकता है। बता दें कि चरवाहे किश्तवाड़ के ऊंचे घास के मैदानों से समय पहले ही अपने पैतृक गांव कठुआ की तरफ लौटने लगे हैं। दरअसल कोई अकेला नहीं है, बल्कि विधानसभा चुनाव में वोट डालने के लिए समय से पहले वो झुंड के रूप में वापस लौटते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि गुज्जर और बकरवाल परिवार गर्मियों की शुरुआत में हरियाली की तलाश में अपने जानवरों के साथ जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाके में चले जाते हैं और सर्दियों से पहले मैदानी इलाकों में लौटकर आ जाते हैं। किश्तवाड़ शहर के सुदूर दक्षिण इलाके से चौगाम मैदान पहुंचने पर एक चरवाहे ने कहा, हम इस सीजन में वोट डालने के लिए जल्दी घर लौट रहे हैं। हर साल अप्रैल में अपने जानवरों को चराने के लिए किश्तवाड़ आते हैं। हाल ही में हुए लोकसभा इलेक्शन के दौरान सैकड़ों गुजर और बकरवाल अपने वोट डालने के लिए राजौरी और पुंछ के जुड़वाल जिलों में अपने मतदान केंद्रों तक लंबी दूरी तय करके गए थे। चुनाव आयोग के SVEEP कार्यक्रम के तहत पूरे केंद्र शासित प्रदेश में चुनावी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए अभियान भी चलाया गया है। साल के बाद एक लंबा इंतजार लोगों का खत्म हुआ है। चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि राज्य के अंदर जो है वो चुनाव की जो स्थिरता है, चुनाव को करने का जो सरकार का लक्ष्य था वो फिलहाल पूरा हो रहा है और सुविधाएं बहुत ज़्यादा सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। चुनाव में भागीदारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय जो है हम अपने चुनाव के अंदर जब जाएंगे, अपने वोट्स देंगे, अपने किसी प्रतिनिधि को चुन करके लाएंगे, तो कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर के लिए उसका बेनिफिट हो सकता है। काफ़ी देर के बाद इलेक्शन जो है हमारे जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है। लोगों के अंदर इसको लेकर के काफी उत्साह है, काफी एक क्या कहते हैं बहुत बड़ी एक उम्मीद है कि हम एक जमहूरी लोगों की हुकूमत चुन करके जमहूरी लोगों का राज यहाँ हम लाने जा रहे हैं। इस बात को लेकर के लोगों के अंदर बहुत बड़ी खुशी है और लोग जो हैं इसमें जोग दर जोग बढ़ चढ़ करके वो हिस्सा ले। पाकिस्तानी गोलीबारी का जद में मतदान केंद्र। लोकसभा चुनाव में बॉर्डर से लगते 17 विधानसभा हलकों के 424 मतदान केंद्र चिन्हित किए गए थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या बढ़कर 461 हो गई है, यानी 37 मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ी है।
चुनाव आयोग की ओर से भी बॉर्डर इलाके के मतदान केंद्रों पर विशेष नजर रखी जाती है। यहाँ हर प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराने का स्पष्ट निर्देश है। पाकिस्तानी गोलीबारी दायरे में जिला और मतदान केंद्र कुपवाड़ 77, बांदीपोरा 31, बारामूला 39, जम्मू 152, सांबा 34, कठुआ 29, पूंछ 54, राजौरी 45, कुल 461। 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन की बात करें या आज के असेंबली की बात करें, आप जिस तरीके से देख रहे हो लोगों के अंदर जो जोश है, जज्बा है, खुल करके सामने आ रहे हैं, रैलीज निकाल रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। बहुत अच्छा खुशगवार माहौल आज लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यही तो जमहूरियत की सबसे एक बड़ी खूबी और अच्छाई होती है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा से लगते 8 जिलों के 18 विधानसभा के 461 मतदान केंद्र पाकिस्तानी गोलीबारी की जद में हैं। लेकिन यहाँ लोकतंत्र का उत्सव चरम पर रहता है। वोट जमकर बरसते हैं। मतदाता बिना किसी भय के मतदान केंद्रों तक पहुंचकर अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। सरहद से पाकिस्तान को वोट से जवाब देने से पीछे नहीं हटते। बॉर्डर इलाके के मतदाताओं को मताधिकार के इस्तेमाल का फिर इंतजार है। आयोग को उम्मीद है कि 10 साल बाद हो रहे विधानसभा चुनाव में इन इलाकों में लोकतंत्र का जश्न चरम पर रहेगा। हालांकि आयोग की ओर से मतदान केंद्रों के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं ताकि गोलीबारी होती है असर न पड़ने पाए। इसके लिए सामुदायिक बंकरों से भी सभी प्रकार के इंतजाम करने को कहा गया है। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 25 सितंबर को राजौरी व पुंछ जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में वोट पड़ेंगे। यहाँ पहाड़ी व गुर्जर समुदाय के मतदाता अधिक हैं। बता दें कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को दिए गए स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया था। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द राज्य का दर्जा देने और 30 सितंबर तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। इस प्रकार जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद लोगों का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। जैसा कि कहा जा रहा है कि राज्य के अंदर चुनाव की स्थिरता है। चुनाव का जो सरकार का लक्ष्य था वो फिलहाल पूरा हो रहा है। सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। चुनाव में भागीदारी जनता को करनी है। बता दें कि कश्मीर में इस साल कई आतंकी हमले हुए हैं। इसके बावजूद इन दिनों घाटी में तेजी से चुनावी वायर बह रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ने पर सहमति बनने के आसार हैं। गठबंधन के सुखबुहाट के बीच राहुल गांधी के ऑफर पर आपकी हां की चर्चा है। दरअसल संजय सिंह का कहना है कि केजरीवाल की सहमति से फैसला होगा। बीजेपी को हराना दोनों दलों की प्राथमिकता है। देख रिपोर्ट। गठबंधन की सुखबुगाहट ऑफर पर सहमति की आहट। राहुल गांधी के ऑफर पर आपकी हां। हरियाणा में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति के बने आसार। संजय सिंह बोले, केजरीवाल की सहमति से होगा फैसला। बीजेपी को हराना दोनों दलों की प्राथमिकता। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान का स्वागत करता हूं। बीजेपी को हराना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सहमति से फैसला होगा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन में लड़ सकते हैं। दोनों दलों ने लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा था। हालांकि इसके बाद दोनों दलों ने विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब फिर गठबंधन की सुगबुगाहट होने लगी है। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर 5 अक्टूबर को चुनाव होना है। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। सोमवार को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दिया गया। देखिए, उनके इस कथन का मैं स्वागत करता हूं
और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को हराना हम सबकी प्राथमिकता है। उनकी नफरत की राजनीति, उनकी जन विरोधी और किसान विरोधी राजनीति, नौजवानों के खिलाफ उनकी राजनीति को, महंगाई के खिलाफ जो हम लोगों का मोर्चा है, निश्चित रूप से उनको हराना हमारी प्राथमिकता है। लेकिन इसके बारे में आधिकारिक रूप से जो हमारे प्रभारी हैं हरियाणा के संदीप पाठक जी और सुशील गुप्ता जी, वो लोग इसके बारे में अंतिम फैसला बातचीत करके और इसकी सूचना केजरीवाल साहब को देंगे और उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा। मैंने कहा कि आपने उनके एक वक्तव्य का जिक्र किया, लेकिन इसके बारे में कोई भी फैसला जो हमारे हरियाणा का संगठन का काम और चुनाव का काम जो लोग देख रहे हैं वो केजरीवाल जी की सहमति से लेंगे। सवाल ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के लिए आप सक्रिय हैं, इंडिया अलायंस में आप सक्रिय हैं, ऐसे में ये हरियाणा के चुनाव से संबंधित बात है, ये लोकसभा चुनाव से संबंधित बात नहीं है या ऐसे किसी राज्य से संबंधित नहीं है जहां पे मैं प्रभारी हूं। तो जो लोग संगठन का, पार्टी का एक काम करने का तरीका होता है, वहां प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता जी हैं, वहां के संगठन का काम संदीप पाठक जी देख रहे हैं, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पार्टी में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, ये सब तय करने के बाद ये हरियाणा और दिल्ली में दरवाजे खुले हैं क्या कांग्रेस के लिए? कोई बातचीत की जगह है क्या? अब आपने एक सूचना दी है, उसके बारे में और जानकारी लेके तब बताऊंगा। ये फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व का है। प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते हम 90 के 90 विधानसभा सीटों पे मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। यानी गठबंधन के लिए आप लोगों की तरफ से तैयारी है या आप लोग बिल्कुल अपने मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी 90 विधानसभाओं पे तैयारी कर रही है और कोई गठबंधन की अगर बात आती है तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग। आपको बता दें कि हरियाणा की विधानसभा चुनाव के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। यहाँ एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले यहाँ 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी थी, लेकिन विश्नोई समाज के सदियों पुराने त्योहार आसोज अमावस्या के चलते तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। इसके नतीजे 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर चुनाव के साथ ही घोषित किए जाएंगे। हरियाणा में 3 अक्टूबर को खत्म हो रहा कार्यकाल। आपको बता दें कि 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 दिसंबर को खत्म हो रहा है। पिछले चुनाव में बीजेपी बहुमत हासिल नहीं कर सकती थी। बाद में दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। हालांकि इसी साल मार्च में बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। फिलहाल हरियाणा में एनडीए के पास 43 और इंडिया ब्लॉक के पास 42 सीटें हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए और हाजिर होते हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। दरअसल प्रदेश भर में आए दिन लूट, डकैती, रेप, गैंगरेप और मारपीट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक दुष्कर्म के मामलों में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है और प्रदेश भर में ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में स्थिति यह है कि विपक्ष के साथ साथ अब सत्ता पक्ष के नेता भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड की शांतिवादियों में अपराध का जहर घुलता जा रहा है। आए दिन अपराधों की बढ़ती संख्या शांतिवादियों के इस प्रदेश में चिंता बढ़ा रहे हैं। आलम यह है कि महिला अपराधों के मामले में उत्तराखंड 9 पहाड़ी राज्यों में टॉप पर है। बढ़ते मामले सरकार की चिंता को बढ़ा रहे हैं। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच अधिकारियों की आपात बैठक बुलाई। बैठक में हरिद्वार में ज्वेलरी शॉप में हुई करोड़ों रुपए के डकैती मामले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने राज्य में अपराध की बढ़ती घटनाओं पर नाराजगी जताते हुए अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। कानून व्यवस्था हमारे लिए बहुत हमारी प्राथमिकता है। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही हमारी प्राथमिकता में रहा है और लव जिहाद और डेमोग्राफिक चेंज जैसे मुद्दे हैं
इन मुद्दों पर पूरी सक्रियता से और संवेदनशीलता से और त्वरित रूप से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कहीं भी लव जिहाद या इस प्रकार की जो भी घटनाएं जहां भी आ रही है, वहां पर प्रशासन को, पुलिस को कहा गया है कि सख्ती से उस पर कठोरता से काम करें। देखिए, राज्य में कानून व्यवस्था नाम की चीज नजर नहीं आ रही है। आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी जघन्य तरीके से हत्या हो रही है, आए दिन लूटपाट की घटनाएं हो रही हैं, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं धरातल पे नजर नहीं आ रही है। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है और पुलिस का जो इस्तकबाल होना चाहिए था वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। अपराधियों में पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं रह गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपराधियों के साथ पुलिस प्रशासन की साठगांठ नजर आ रही है। आप देखिए, बेटी अंकिता भंडारी प्रकरण में आज तक वीआईपी के नाम का पता नहीं लगा और मंत्री ने बेशर्मी से सदन में बयान दिया कि कमरा ही वीआईपी है। पुलिस के अधिकारी भी यही बयान देते नजर आए, तो अपराधियों के हौसले क्यों बुलंद नहीं होंगे। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में 20 करोड़ की डकैती हुई, आज तक डकैती का माल बरामद नहीं हुआ। और फिर से हरिद्वार में आपने देखे कि 5 करोड़ की डकैती ज्वेलरी शोरूम में हो गई। अपराधियों के हौसले बुलंद है। बाबा तरसेम सिंह जी की हत्या दिन दहाड़े हुई और सैकड़ों किलोमीटर तक आधुनिक हथियार लेकर के अपराधी गए। मैं ये अनुभव कर रहा हूं कि पुलिस की जो ड्यूटी है, जो उनकी पुलिसिंग है, वो जहां होनी चाहिए उसके इतर कहीं और काम में पुलिस लगी हुई है। और इसलिए मैंने ये बात उठाई थी। आज मैंने हरिद्वार के जो एसएसपी हैं उनसे बातचीत की है और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि हम बहुत जल्दी उन अपराधियों को पकड़ लेंगे। उन्होंने कुछ गिरोहों पर शक भी प्रकट किया है, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इसको करिए और ये स्थिति ठीक नहीं है। और मैं समझता हूं कि अभी 2 साल पहले लगभग जब राष्ट्रपति देहरादून में आई थी, उसी दिन, और वो भी बिल्कुल सुबह 11 बजे के करीब, 10 बजे के करीब, एक बहुत बड़ी डकैती देहरादून में हुई थी। उसमें जो अखबारों के माध्यम से मीडिया में जो खबर आई थी वो भी कई करोड़ रुपए की डकैती बताई गई। तो इस तरह की दिन दोपहर और इस तरह की घटनाएं होना, ये उत्तराखंड के लिए हमारे लिए काफी चिंता का विषय है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पुलिस को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बदहाल कानून व्यवस्था पर राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी इस संबंध में शीघ्र ही एक बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। इसके तहत 5 लाख महिलाओं के हस्ताक्षर युक्त पत्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। कांग्रेस का आरोप है कि अधिकांश मामलों में भाजपा के नेता ही अपराध में लिप्त हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि नैनीताल दुग्ध संघ के अध्यक्ष और भाजपा नेता मुकेश बोरा पर महिला कर्मचारी से दुष्कर्म का आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा सल्ट भाजपा मंडल अध्यक्ष भगवत बोरा किशोरी से छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं और ऐसे दर्जनों भाजपा नेताओं पर आरोप है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो हाथों की उंगलियां भी खत्म हो गई, इतने अपराध हो चुके हैं। एक पखवाड़े में अगर दर्जन भर से ज्यादा दुष्कर्म, और उन दुष्कर्मों में भी 90% से ज्यादा नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म, तो आप सोच सकते हैं कि समाज किस ओर जा रहा है और खास करके उत्तराखंड किस ओर जा रहा है। हम आज इस मुहाने पर पहुंचे कैसे, ये एक यक्ष प्रश्न है। इसलिए क्योंकि इस पूरे कांड को खाद और पानी दे रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व दे रहा है। जब आप बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, चिन्मयानंद जैसे लोगों को संरक्षण देंगे तो आप जो है पूरे पुलिस प्रशासन को और पूरे अपने कार्यकर्ता कैडर को एक संदेश देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की संरक्षक है। और जहां अपराधियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, बड़े बड़े अपराध, आप देखिए मंत्री ने सरेआम सड़क पर पीटा एक कार्यकर्ता को, कुछ नहीं हुआ। एक विधायक ने सरेआम बुलडोजर चला दिया, कोई कुछ बाल बांका उसका नहीं होता। और आधा दोष इसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी है कि गोदी मीडिया जैसे ही दुष्कर्म होता है या कोई अपराध होता है उसमें धर्म खोजने लगता है। देखिए, ऐसा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आप देख रहे हैं कि जितना समय हमने पिछले कार्यकाल में भी और अब भी जितना कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है
उतना पहले कभी नहीं हुआ। और ये इस बात की गारंटी है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार, हमारा शासन प्रशासन बहुत बेहतरी से काम कर रहा है। और जितनी भी वारदातें हो रही हैं, देखिए हमारी सरकार का साफ निर्देश है कि जो दोषी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये साफ हिदायत माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दी गई है। और जो विपक्ष है वो इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि इस तरीके के जो संवेदनशील मुद्दे हैं उन पर राजनीति करना मुझे लगता है कि बिल्कुल सही नहीं है। कानून व्यवस्था को और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है और हमारी सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। भाजपा जो कहती है वो करती नहीं है। भाजपा के शासनकाल में यदि यहाँ पर राष्ट्रपति आते हैं तो दिन दहाड़े जो है चोरी हो जाती है, दिन दहाड़े डकैती पड़ जाती है देहरादून में। हाल का मामला आप हरिद्वार का देखिए, 20 शहर के बीच में जो है ज्वेलर्स की दुकान लूट जाती है, पुलिस बगल में है, अपराधी भाग जाते हैं, बाद में लकीर पीटते हुए दिखते हैं। मेरा कहने का मतलब है ये कैसा राज्य भाजपा चला रही है। अंकिता मरती है तो भाजपा का हाथ आता है। ऋषिकेश के अंदर योगेंद्र डिमरी पिटते हैं तो उसको जो है गैंगस्टर जिस पर लगी होती है वो व्यक्ति अपराधी उसको मारता है। पुलिस उन्हीं पिटने वालों के ऊपर मुकदमा लगा देती है ये कहकर कि उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने हमारी महिलाओं को छेड़ा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सामाजिक पत्रकार जो समाज के बीच में माफियाओं की गुंडागर्दी को खुलासा कर रहा है, ऐसा व्यक्ति क्या किसी की महिला को छेड़ सकता है? मेरा कहने का मतलब है उत्तराखंड के अंदर एक बड़ी गलत प्रैक्टिस चल गई है कि सरकार के इशारे में पुलिस का सहारा लेकर अपराधियों को मजबूत करने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी जो उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, मैं बात योगेश डिमरी की कर रहा हूं, उसके ऊपर मुकदमा लगना 4 आदमियों के साथ में, यह बताता है कि पहाड़ियों को पुलिस के दम पर डराया धमकाया और मुकदमों से डराया जा रहा है। यही परिणाम है कि उत्तराखंड के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। हालांकि राज्य का पुलिस प्रशासन पर कई मामलों में कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन जो तत्परता समय रहते दिखानी चाहिए और जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें काफी कमी दिखाई दे रही है। वहीं प्रदेश में अपराध इस कदर तक बढ़ गया है कि खुद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने पड़ रहे हैं। देखना होगा राज्य की कानून व्यवस्था में कब सुधार देखने को मिलता है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।